हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम कुमार आपके और अपने प्यार से चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग का जो वीडियो है वो बनने जा रहा है पार्ट 9। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 9। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 8 तक चर्चा किया है, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसके कारण दो कंडीशन पढ़ा है। पहला एक्सियल पोजीशन, जिसमें क्या होता है, थोड़ा सा रिमाइंड भी करा देता हूँ। क्या हम लोगों ने पढ़ा था, तो रिमाइंड कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि एक डाइपोल था ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू। अब इसके इनर पोजीशन पर, मतलब एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, इसके कारण इधर की ओर E1 यही प्लस ले सकते हैं, और इसके कारण इधर की ओर, इसके कारण इधर की ओर E माइनस जो रिजल्टेंट आता था E, उसमें हम लोग क्या करते थे, E प्लस और E माइनस। ऐसा क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू था, ये कम वैल्यू था, ठीक है। और इसके हम लोग माइनस कर दिए, तो मान के चलिए ये अधिक ये कम, ये अधिक ये कम। यदि माइनस करके जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर जाएगा, उधर की ओर, उधर ही उसकी डायरेक्शन होगी। मान लीजिए इधर 10 और इधर 10 न्यूटन पर कूलम इधर की ओर, और इधर की ओर 8 न्यूटन पर कूलम। तो हम कहेंगे रिजल्टेंट है 8 10 माइनस 8 2 न्यूटन पर कूलम, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उधर की ओर, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है वो किधर की ओर होती है, उधर की ओर। अच्छा, यदि यही पॉइंट इधर होता तो क्या होता, तो देखिए क्या होता है। इसके कारण इंटेंसिटी किधर होती, इधर की ओर E माइनस, इधर के कारण क्या होती E प्लस, उधर की ओर, ठीक है। तो रिजल्टेंट अब यहाँ पे कौन अधिक हो जाता है, तो इसका वैल्यू अधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पास है, ये पॉइंट चार्ज पास है, जिससे का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जनरेट होगी। तो उस समय हम लोग E माइनस प्लस करते हैं, तो ये अधिक होता है, ये कम, और जो रिजल्टेंट आता है फिर उधर। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी डाइपोल के कारण, और वो एक्सियल पोजीशन हमेशा किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज की ओर ही वो उसकी डायरेक्शन हो रही है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो तो क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस 2। मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ जो भी मैं पढ़ाया हूँ, फिर उसके बाद इस टॉपिक को आपको समझ में आएगी, ठीक है। एक डाइपोल है ए बी, ठीक है, इसमें चार्ज का वैल्यू है माइनस क्यू प्लस क्यू। डाइपोल की लेंथ हम लोग 12 लेते हैं, है ना। और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लेते हैं यहाँ पर था वो पॉइंट, तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, उधर की ओर हो रही थी ना, सॉरी थोड़ा उधर हो रही थी E, केवल आपको रफली मैं समझा रहा हूँ। तो इधर E प्लस मान के चलते हैं, इधर क्या हो जा रही थी E माइनस, है ना। और इन दोनों के बीच ये थीटा लिए थे, ये भी थीटा लिए थे, सेम था, तो ये हो गया था दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा। जो रिजल्टेंट आई थी वो बीचों बीच गई थी, है ना। ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये बीचों बीच गई थी, इसका मतलब ये सेम, तो रिजल्टेंट बीच में गई थी। क्यों सेम? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो भी सेम है, ठीक है, तो इसलिए वो बीच में गई थी। तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, वो किधर की ओर होती है, तो जिधर ये जो डाइपोल है उस डाइपोल के पैरेलल होती है। बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके पैरेलल हो गए, क्यों पैरेलल हो गई, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये और ये, ठीक है, ये थीटा ये क्या है, थीटा है, तो समझिए कि इंटीरियर एंगल क्या होगा, सेम। इसका मतलब ये हो रही है पैरेलल, मतलब कि समझिए ये कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो रिजल्टेंट आता है वो डाइपोल के ही पैरेलल जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम लोग का टॉपिक यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हो तो क्या होगा। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ दो पॉइंट, खास पॉइंट पर चर्चा की थी। पहला एक्सियल पोजीशन और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन, या फिर समझिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे उस पॉइंट पे होगा, कहीं पर भी हो तो क्या होगा, किसी भी जगह पर हो तो क्या होगा। तो देखिए
पहले तो आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। डायग्राम आप लोगों ने समझ लिया तो बस क्लियर कर लिया, ठीक है। तो डायग्राम को बड़े केयरफुली समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम एक डायपोल बना लिए, ए पी। इसमें डायपोल का जो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। ऐसा ज्यादा बड़ा बना दिया, पी माइनस क्यू प्लस क्यू। ऐसा क्यों लेते हैं, डायपोल के डायपोल माइनस प्लस क्यू, आसान ही हो जाता है। अच्छा, इसका जो मिड पॉइंट होगी वो क्या होगी, वो एक एक चीजों को समझना है, ओ। अच्छा, डायपोल की लेंथ हम लोग ऐसे क्या लेते हैं, 12। अब क्या करते हैं तो, अब दो खास कंडीशन में तो हम लोग पढ़ा है कि एक्सिस पर हो तो क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा था ए इंडोर पोजीशन पे क्या आई थी, आपको इस बात की ध्यान होनी चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p बाय r क्यूब, है ना। मतलब उसका डायपोल मोमेंट और डिस्टेंस का क्यूब। यही ब्रॉडन पोजीशन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाय r क्यूब, ठीक है। मतलब ये डबल होता है, ये हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो खास पोजीशन था, अब हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी हो तो क्या होगी, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, चलिए यहाँ एक पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हम क्या लेते हैं, एम, ठीक है। जो इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, जो इसके मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये है, तो ये है r डिस्टेंस पर, क्योंकि जो भी हम लोग डिस्टेंस लेते हैं वो मिड पॉइंट से लेते हैं। हो गया इतना काम, डायपोल बनाया, उसका लेंथ ली और जो डिस्टेंस वो पॉइंट लिए वो कहां से लिए, मिड पॉइंट से, ठीक है। r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इतना मेरा काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, हम क्या कर रहा हूं, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। तो देखिए डायपोल मोमेंट ये इधर हो गया। अब ये हमको एक चीज देखिए जरा ध्यान से, ये पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पर भी, कहीं पे भी। तो इसके लिए हमको एक फैक्टर, एक पैरामीटर और जरूरत पड़ेगा। सोचिए यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। तो एक चीज इसकी चेंज होगी, क्या होगी, मान लीजिए पॉइंट यहाँ रहा, यहाँ रहा, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। तो इसकी जो एक वैल्यू, एक नया पैरामीटर क्या आएगा, और वो पैरामीटर क्या है, तो देखिए यहाँ पे होगा, तो यहाँ से जो एंगल क्रिएट होगी वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एंगल क्रिएट करेगी। इसका मतलब है ये एंगल पे भी, एंगल को हमको लेके चलना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है वो किस एंगल पर है, इस चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए ये मान लेते हैं थीटा, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट से कितने एंगल से बना के जा रही है, थीटा एंगल, ठीक है। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए जरा ध्यान से, अपने क्या कर रहा हूँ, ये डायपोल है ना, हम लोग दो कंडीशन पढ़े, तो हम इसी का यूज करके इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये P है, ये जो डायपोल मोमेंट है ये थीटा है, ये P है, ये डायपोल मोमेंट और ये है थीटा। तो इसके डायपोल मोमेंट को हम दो परपेंडिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। किस तरह से देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये P और ये, तो हम क्या किए, देखिए ये ऐसे, इसको मैंने लेंथ को बढ़ा दिया, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम ए बी था ना, इसका नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। और दो परपेंडिकुलर पार्ट, ये हो गया है और एक ये, ऐसा कि ये जो है ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी ऐसे, ठीक है, तो हो जाएगी ऐसे। तो इसको हम मान के चलते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल। अब ध्यान से देखिएगा, ये है P, ये है P और ये है थीटा। तो P और ये थीटा, इसका मतलब ये जो डायपोल मोमेंट, एक नया डायपोल मोमेंट बना, इसका वैल्यू क्या होगी, क्योंकि P वेक्टर, तो हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, P cos थीटा, P और तो ये क्या हो जाएगी, P cos थीटा, ठीक है। जो एंगल के साथ जाता है उस कंपोनेंट को लोग cos थीटा के टर्म में रिजॉल्व करते हैं। और ये जो पार्ट,
ये हो जाएगी पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। क्यों? तो आपको मैं बता देता हूं कि यदि एफ फोर्स लगे इस पे, एफ फोर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे एफ फोर्स लगे तो ये हो जाती है एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये डायरेक्शन एफ हो, ठीक है। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर पार्ट की बात करें ये, तो ये हो जाती है एफ साइन थीटा, या फिर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाती है। तो इसका मतलब इस डायपोल लाइन को हम दो पार्ट में बांटे, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा, ठीक है। तो अब आगे ध्यान से देखिएगा। तो हम लोगों ने ये डायग्राम क्रिएट किया है। अब देखिए इससे ये पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा के कारण इस पॉइंट पर, ये पॉइंट जो है इस पर अब दो डायपोल मोमेंट इफेक्ट डालेगा। पहला पी कॉस थीटा, मान लेते हैं इस आचार्य हम लोगों ने देखा था यूनिट पोजीशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था माइनस प्लस जो बना था वो रिजल्टेंट इधर की ओर है ना। तो इसका मतलब ये जो डायपोल मोमेंट है इससे क्या जो यहाँ फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उधर की ओर। तो आप ले लीजिए इसको E1, E1 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि डायपोल के कारण जो चार्ज आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी एक है, ये भी एक डायपोल बन चुकी है। तो इसका मतलब है कि यदि आप इसकी बात करें, इसकी क्या जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो इन लोगों ने क्या देखा था कि ब्रॉडर पोजीशन पे हम लोगों ने यहाँ पर तो इसके पैरेलल हो गए थे रिजल्टेंट, है ना। तो इसका मतलब है जो इसकी क्या आएगी, इसकी रिजल्टेंट इधर जाएगी E2, ठीक है, इसके पैरेलल हो गई। अब तीसरा, तो ये E1 ये E2, अब ये क्या दोनों सेम होगी तो नहीं, हर एक पॉइंट पे अब अलग अलग वैल्यू होगी क्योंकि कभी इसके कारण आती है कभी इसके कारण आती है। तो जो रिजल्टेंट आएगी वो क्या बीचों बीच जाएगी तो नहीं, बीचों बीच नहीं जाएगी, ठीक है। इसको कर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ जो आएगी रिजल्टेंट वो मान के चलते हैं इससे कहीं बीच पे आएगी, ठीक है। तो कहीं पे यहाँ पे आएगी, ठीक है, जो कितने एंगल बना के गई 5, बाद में इसकी बात करेंगे, ये भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये E1 ये E2 इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए इसको जो भी हम लोगों ने लिखा वो लैंग्वेज आपको इसकी प्यारी होगी, उसको आप लिख सकते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। तो क्या था, एक डायपोल था, इस डायपोल के मिड पॉइंट से हम लोग r डिस्टेंस पर एक पॉइंट था m, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। इस डायपोल मोमेंट को दो पार्ट में रिजॉल्व किए, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख देते हैं, देखिए V कैन resolve dipole moment P into two perpendicular component, A dash B dash and A double dash B double dash, whose values are, उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, A dash B dash का वैल्यू क्या है, A dash B dash का, तो P cos थीटा and A double dash का क्या हो जाएगा, P sin थीटा रिस्पेक्टिवली। तो चलिए ये भी हम लोगों ने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर उधर, तो हम बोल सकते हैं कि A डबल डैश B डबल डैश के जो पॉइंट M है वो कौन सा पोजीशन पे, देखिए ये इसको डायपोल मानिए, पहला इसको डायपोल मानेंगे तो इस पॉइंट कौन सा, इस डायपोल की कौन सा कंडीशन पे है, तो देखिए तो हम देख सकते हैं इंडन पोजीशन पर है ना, और इसके क्या है ब्रॉडर पोजीशन पर है, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से, तो हम बोलेंगे A डबल डैश सिंस point M placed at axial position from A dash B dash, जिसका वैल्यू क्या है P cos थीटा। तो हम बोलेंगे बताइए therefore इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू ए डैश बी डैश कितनी हो जाएगी? तो ए डैश बी डैश से हम यदि बात करें तो हो जाएगी E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p/r क्यों होती है ना, तो 2 और इसकी डायपोल कितनी है? p नहीं है, p cos थीटा है, p cos थीटा लेना पड़ेगा पाई। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है मिड पॉइंट से? इसका मिड पॉइंट से डिस्टेंस होगी r3, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट p ना होगी क्या है? p cos थीटा है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें सिंस पॉइंट M प्लेस्ड एट किस पोजीशन पे है? M ब्रॉड ऑन पोजीशन पे है, या फिर बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है ना। तो ब्रॉड ऑन पोजीशन फ्रॉम किससे? तो A डबल डैश B डबल डैश से, जिसका वैल्यू क्या है? P sin थीटा। तो हम बोलेंगे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां पे जनरेट हो रही है एट M ड्यू टू A डबल डैश B डबल डैश कितनी हो जाएगी? E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका वैल्यू कितनी है? P sin थीटा बाय r3, P sin थीटा, इसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है? P sin थीटा, डिस्टेंस कितनी है? r3, इसको आप 2 मान लीजिए, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, इसका रिजल्टेंट निकाल देनी है, ठीक है, बाय यूजिंग वेक्टर फॉर्मूला, बस हो गई सब, ठीक है। बहुत ही इजी है ये, ठीक है। केवल जो भी है इसका डायग्राम में आप यदि डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं, आप डायग्राम को समझ लेते हैं, तो बस उसका डेरिवेशन बहुत ही इजी है, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए, तो हम बोलेंगे बताइए इसके कारण इधर गई, इसके कारण इधर गई, तो रिजल्टेंट हमको ई निकालनी है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? ठीक है, ई इक्वल टू हो जाएगी रूट अंडर, देखिए इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, दोनों के बीच का एंगल कितनी है? 90 डिग्री, क्योंकि ये इधर और ये इधर, दोनों के बीच कितनी एंगल बनेगी? 90। cos 90 का मतलब आप जानते हो कि 0 होता है, मतलब टोटल वैल्यू 0, मतलब आपको इतनी नहीं लिखनी है, केवल E1 का स्क्वायर और प्लस E2 का स्क्वायर, बस, ठीक है, बाय यूजिंग वेक्टर फॉर्मूला, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने देखा E1 कितनी है, यहां से आप देख सकते हैं E1 कितनी है, ये वैल्यू है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p cos थीटा बाय r3, इसका स्क्वायर हो गई, प्लस E2 कितनी है? वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p sin थीटा बाय r3, देख सकते हैं E2 का वैल्यू यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो गई, ध्यान से देखिए, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके हम क्या कर सकते हैं? बाहर, ठीक है। अच्छा, p दोनों में है, कॉमन लेके बाहर आ जाएगी क्योंकि होल स्क्वायर है। अच्छा, आपको एक स्टेप में समझा देता हूं, ठीक है। देखिए दोनों में क्या क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ठीक है। अच्छा, p दोनों में है और r3 दोनों में है, तो इसका स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बच गई है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए 2 और cos थीटा, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर रखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हो गई, ये पूरी बाहर आ जाएगी, है ना। तो देखिए, अच्छा मैं थोड़ा इधर आप जो है इधर लिख लीजिए, क्योंकि मैं इधर मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाय r3, बाहर, अंदर क्या रह गई? तो 2 cos थीटा, 2 का हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक देखिए यहाँ पे ध्यान, यदि इसको एक कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया जाए तो 1 बन जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी बाय आर क्यूब। यहाँ देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम क्या करते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी बाय आर क्यूब, पी बाय आर क्यूब, और यहाँ हो जाएगी 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आ गई आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। यदि आपकी एंगल चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, आर चेंज होती है। इसका मतलब है, ध्यान से देखिए, एक वहां जो भी हम लोगों ने इंडर पोजीशन और ब्रॉडन पोजीशन पर पढ़ा था, वहां पर केवल आर पे डिपेंडेंट थी। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल एक खास पोजीशन था। बट यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर आपकी आर तो डिपेंडेंट होगी, साथ ही साथ एक नया पैरामीटर आएगा। क्या आएगा? तो आएगा थीटा, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगी उसके साथ उसका नया पैरामीटर जो एंगल क्रिएट होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई। ठीक है, अच्छा अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्या ये सच है या गलत है। तो देखते हैं हम। तो हम लोगों ने देखा था इंड ऑन पोजिशन, क्या देखा था? इंड ऑन पोजिशन, या फिर कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक्सियल पोजिशन। तो एक्सियल पोजिशन को समझ के देखिए, तो यदि हम एक्सियल पोजिशन पे बात करें तो थीटा कितनी लेनी पड़ेगी? या तो आपको 0 डिग्री लेनी पड़ेगी या तो 180। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा होने का कारण ये था कि एक्सियल पोजीशन है, तो एक्सिस पर या तो एक्सिस पर होगी इधर, तो इधर हो गई तो सोच के कीजिए 0 डिग्री, इधर हो गई तो 180 डिग्री। तो या तो 0 या तो 180, चलिए आप इससे पुट कर लीजिए। ठीक है, तो ई हो जाएगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब, आर क्यूब। यहां से देखिए कॉस 0 बैठाएंगे या 180, दोनों का वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 1 हो जाती है। तो देखिए 3 इंटू यहाँ पे लिख देते हैं कॉस 0 डिग्री या फिर कॉस 180 डिग्री, कितनी होती है 1। तो 3 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो गई? क्या हो गई? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन पी बाय आर क्यूब, और 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, 4 का आर क्यूब। क्या ये सही है? तो देखिए आप ब्रॉडन पोजीशन, इंडन पोजीशन वाला कंडीशन, क्या ये सही था? तो जी हाँ, ये सही था। तो आप देख सकते हैं इंडन पोजीशन पर इतनी आई थी, है ना। तो ये हो गया। यदि हम इसी को ब्रॉडन पोजीशन पर लिखे तो कितनी होगी? आप उधर भी लिख सकते हैं। इसको कंप्लीट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बताने वाले हैं। हाँ हाँ, तो देखिए तो जब हम बात करें यहाँ पर तो ई ब्रॉड, ब्रॉड ऑन पोजिशन पर बात करें, ब्रॉड ऑन पोजिशन, है ना। तो ब्रॉड ऑन पोजिशन पर, अच्छा इंडन पोजिशन से कैसा कंडीशन ऐसा देख लीजिए इसको। ठीक है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो 0 डिग्री। अच्छा यहाँ पर ब्रॉड ऑन पोजिशन पर क्या होती थी? तो माइनस क्यू प्लस क्यू। अच्छा ब्रॉडन पोजीशन पे क्या था? यार ना, तो थीटा कितना हो गया था? 90 डिग्री, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ई ब्रॉड पे क्या होती है। ई ब्रॉड तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू देखिए। अच्छा उस समय हम लोग थीटा, सॉरी सर गलती हो गया, तो थीटा उस समय हम लोग कितना लेना पड़ेगा? तो थीटा लेना पड़ेगा 90 डिग्री, और हम लोग जानते हैं cos 90 0। अच्छा ऐसा होता है, cos 90 0, sin 90 1, है ना। तो देखिए, तो हम यहाँ बैठते हैं। ठीक है, ई ब्रॉड, तो ई ब्रॉड बोले तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए क्या था? 3 cos स्क्वायर थीटा, cos 90 0, तो ये 0 हो गई।
1, तो क्या होगी √1, तो √1 का वैल्यू हो जाती है 1, तो P/R³ क्या ये था, तो जी हाँ ये था, मतलब जो मेरी फॉर्मूला है वो सही है। अब साथ ही साथ हमको एक पॉइंट और निकालना, एक डेरिवेशन और करनी है, इसी क्या हो सकता है आपको पूछे, ठीक है। तो देखिए ये E1 है और ये E2 है, E1 है E2 है, अब इन दोनों के बीच जो रिजल्टेंट जा रहा है वो E है ना। अब ये E रिजल्टेंट कितनी एंगल से जाएगी ये चीज तो हमको पता नहीं है, ये भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यदि ये और ये दोनों इक्वल रहता है, दोनों इक्वल, तो रिजल्टेंट बीच पे, बट यदि ये फोर्स ज्यादा तो वो बीच में न जाके थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगी, जैसे जैसे ये अधिक होगा ये शिफ्ट होती जाएगी, यदि ये अधिक हुआ तो फोर्स इधर शिफ्ट होती जाएगी, रिजल्टेंट है ना। तो एंगल यहाँ पे डिपेंडेंट करता है कि कौन अधिक है ना, इस पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसका भी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं फाई एंगल बनाएंगे किसके साथ, E1 के साथ। देखिए E1 है, E1 के साथ मान लेते हैं कि ये E एंगल पे बना के जा रही है, कितने एंगल बना के जा रही है, ये फाई एंगल बना के जा रही है। तो हम बात करें तो देखिए ये हो गई E1 और ये E2, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी E2। तो देखिए डायरेक्शन निकालते हैं, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, मैं वापस करूंगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो देखिए डायरेक्शन, हाँ तो हम लोग डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन देखिए क्या होगा, डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन, तो जो रिजल्टेंट जा रही है ये उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन देखिए, लेट E max फाई एंगल कितनी एंगल, फाई एंगल फ्रॉम फाई एंगल विथ E1 के साथ, मान जो भी हम लोगों ने देखा E1 के साथ वो कितनी एंगल बनाई गई है, फाई। तो हम बात करें, हमको निकालनी है एंगल, तो हम क्या लेंगे, साइन कॉस या tan, तो मेरा जवाब होगा tan। क्यों tan, क्योंकि tan लेंगे तो ये बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर, क्योंकि हमको E2 भी पता है E1 भी पता है, इसलिए हम लोग tan लेंगे, ठीक है। तो देखिए तो tan फाई बोले तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो E2 कितनी है, E2 है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू, E2 कितनी आई थी, E2 आई थी P cos थीटा, सॉरी E2 का वैल्यू क्या था, हाँ अब P sin थीटा बाय R2, देख सकते हैं आप लोग, E2 हम लोगों ने निकाला था इंडोन पोजीशन के कारण, E0 पोजीशन पर है, तो E0 पर 2P cos 2P, अरे हाँ सॉरी E2 की बात करें, ये क्या है, E2 क्या है, ब्रॉडन पोजीशन पर है, ठीक है। तो P sin थीटा बाय R3 हो गई थी। अच्छा E1 की बात करें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2P cos थीटा बाय R3, ये हो गई थी। गया हो क्या बचा, 1/2 sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, मतलब 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा। इसका मतलब है tan फाई का वैल्यू क्या आ गई इतनी, मतलब हम इसका वैल्यू निकाल के इसका फाई का एंगल निकाल सकते हैं। इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या हो गया, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट आई उसकी भी हम लोग डायरेक्शन निकाल लिए है ना। तो आज के हम लोग का वीडियो लेक्चर पे इतना, इंडोन पोजीशन पर बात कर लिया, ये कहीं पर भी पॉइंट हो तो हम लोग निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी देखा, उसका डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो धन्यवाद, यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, मेंबर बन जाएं, और हम लोग अब अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।